फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लायबिलिटीज को। सर आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? लायबिलिटीज को। हमने ये तो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो को करने से पहले आप जरूर लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, आज शुरू करते हैं हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटी। याद करो क्या था? LDOL, STOS। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को। किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, लंबे समय के उधारों को, वो सब उधार जो हमने लंबे समय के लिए ले रखे हैं। आओ जी रीड करें इसको। क्या कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में? आओ जी क्या कहता है? कहता है बोरिंग मींस अमाउंट टेकन एज अ लोन बाय द कंपनी। मतलब बोरिंग वो पैसा है जो हमने उधार की शेप में कंपनी ने ले रखा है। इट मे बी इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर से लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, प्राइवेट लेंडर से लिया हो, पब्लिक डिपॉजिट लिया हो, या एनी अदर शेप और नेचर, किसी और शेप और नेचर का भी हो सकता है। आगे, बोरिंग आर क्लासिफाइड एज शोन एज द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स व्हेन द लोन इज रीपेबल बाय द कंपनी आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वो बार बार यही बात आपको कहता रहेगा, वो सभी उधार जो हम चुकाएंगे 12 महीने के बाद या अपनी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, वो सभी लोन, उधार, कर्ज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहलाएंगे। आगे, wherever the borrowing is और a short term borrowings, अच्छा यदि कोई और बोरिंग है जो हम वापस कर देंगे, चुका देंगे 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर, वो सभी कर्ज और उधार क्या कहलाएंगे? करंट बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्या कहलाएंगी वो? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है वो? इट इज डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ बोरिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग इज शोन एट द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो लंबे समय के उधार है वो आपको नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाई देंगे। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है कि पूछता है डिबेंचर का हेड और सब हेड क्या है। डिबेंचर क्या है? वो उधार जो हम 2, 4, 5, 10 साल बाद वापस करेंगे, तो इसका हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डिबेंचर्स आर शोन इन द नॉन करंट लायबिलिटी और इन अ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हेड है नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है। पहला, डिबेंचर। याद रखना बेटा, ये सारे एग्जांपल्स आप 2-2, 3-3, 4-4 बार रीड करना, सो दैट कि पेपर में जब आए तो आपको ये ना लगे ये क्या चीज है। तो मैं आपके सामने जब जितने भी एग्जांपल्स पढ़ूंगा वो सब आपको ध्यान में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, सो दैट कि जब पेपर में आए तो आप उसका हेड और सब हेड बता सको। पहला, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक, अदर पार्टी, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये सारे क्या है बेटा? इसके एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात वो और हमें बता रहा है, एक अलग सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इसी के अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मैंने आपको पहले भी एक दिन एक बात बताई थी, लास्ट लेक्चर या उससे लास्ट लेक्चर में। जैसे मान लो डिबेंचर है, 10 साल का डिबेंचर है, मतलब जब हमने इशू किया ना 2010 में इशू किया था, तो हमने कहा था कि हम इसे रिडीम कर देंगे 31 मार्च 2020 को। इशू कब किया था? हमने इसको इशू किया था 1/4/2010 को, रिडीम होना था। इस दिन क्या किया था? इशू ऑफ डिबेंचर। और इस दिन क्या करनी है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट में, मतलब इससे पहले 31 मार्च 2018 तक वाली बैलेंस शीटों में, मतलब 9 साल में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन 8 साल की बैलेंस शीट के अंदर वो नॉन करंट दिखाई देगा। पर 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट के अंदर वो ना अब हमें नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाई देगा, वो हमें अब करंट लायबिलिटी में, क्योंकि अब
19 से 20 में अगले 12 महीने में ये बैलेंस शीट हम चुका देंगे। अगले 12 महीने में अगली बैलेंस शीट में ये हमको दिखाई नहीं देगी, हम उस दिन उसको रिडीम कर चुके होंगे, उस दिन हम उसको रिडीम कर चुके होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको अब एक बार। अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग मे बी become due for a repayment within the 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle period। वही 12 महीने के अंदर कह रहा है वो लंबा उधार जिसका अब समय आ चुका है चुकाने का, अगले 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। इन सच अ केस पार्ट ऑफ द borrowing that becomes due for repayment is shown as the major head of current liability and sub head of other current liability। so अदर करंट लायबिलिटी में कहां आएगा बेटा? अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। कहां पे आएगा? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से निकल के कहां चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या कहलाएगा ये? अब ये कहलाएगा करंट मैच्योरिटी। क्या कहलाएगा ये यहां पे ये यहां पे जाके कहलाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स ये करंट मैच्योरिटी है किनकी? उन लॉन्ग टर्म डेट्स की जो हमने 2010 में इशू किए थे। गॉट इट? आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम अ बैंक, installment falling due for payment within a 12 month from the balance sheet date, assuming the operating cycle period is 12 महीने, will be shown as a current maturity of long term debts। अब वही बात बार बार हमें समझा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज बेटा, D for deferred tax लायबिलिटी हमारे कोर्स में ही नहीं है और मैं आपके साथ डिस्कस करके आपका और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर आपको नहीं आता होगा, हम निकम्मो मेरे को आता है, आपके कंटेंट में ही नहीं है तो मैं क्यों आपके साथ डिस्कस करूं ये। ठीक है, नेक्स्ट O फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होती है सर? और कौन सी हो सकती है? और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है? तो और डिस्कस करें। वो कहता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अदर देन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर क्लासिफाइड शोन एज अंडर। इसके अंदर पहला है ट्रेड पेबल्स, वो सब क्रेडिटर, वो सब बिल्स पेबल जिनको हम चुकाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के बाद। कब चुकाएंगे? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के बाद, सो दैट कि क्या हो सके, बताओ भैया। हाँ जी बोलो, क्या हो सके? हाँ ठीक है जी, जिनको हम 12 महीने के बाद चुकाएंगे, वो सब क्रेडिटर, वो सब बिल्स पेबल जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के बाद हम जिनको रीपे करेंगे। आगे लिखा हुआ है टर्म ट्रेड पेबल डिफाइंड एज अ शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट। ट्रेड पेबल आर द अमाउंट पेबल द गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे द ट्रेड पेबल इंक्लूड बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। गॉट इट? Other, if the payables are paid 12 month after the date और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वही बात कह रहा है, वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि वो सब क्रेडिटर और बिल्स पेबल जिनको हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 मंथ्स के बाद पे करेंगे। ट्रेड पेबल इफ एग्री टू सेटल आफ्टर द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आर क्लासिफाइड अदर शोन एज द अदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, मैं समझ गया। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपको पता है क्रेडिटर कहां आएगा? सर क्रेडिटर आएगा ट्रेड पेबल में। इस ट्रेड पेबल में कौन आते हैं? क्रेडिटर प्लस बीपी। ये ट्रेड पेबल यहां आएगा। पर यदि कोई मेरा क्रेडिटर मान जाता है कि भाई साहब आप मेरे को 3 साल बाद पैसे दे देना, तो वो क्रेडिटर फिर मेरा ट्रेड पेबल्स में नहीं दिखाई देगा, वो क्रेडिटर मेरे को दिखाई देगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। वो क्रेडिटर मुझे कहां दिखाई देगा बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाई देगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चले अच्छे से, चलो कवर अप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके 2 एग्जांपल हो रहे हैं। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखो वर्ड सुनो,
प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे उस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम पे करेंगे। इफ डिबेंचर आर शोन एज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो ये प्रीमियम भी यहीं पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाई देगा। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वही प्रेफरेंस शेयर के लिए भी सेम चीज है। गॉट इट। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस? ये रहे आपके सामने। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड फॉर मीट अ फ्यूचर लायबिलिटी। कह रहे प्रोविजन वो अमाउंट है जो हमने अलग से बना के रखा है फ्यूचर में किसी लायबिलिटी के लिए। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द एक्यूरेसी, जिसके हम अमाउंट, मुझे ये पता है कि फ्यूचर में ये खर्चा होगा, पर कितने रुपए का होगा मुझे इस बात का पता अंदेशा नहीं है। इसके लिए हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजंस बना लेते हैं। वो यही कह रहा है द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी बट आर एस्टिमेटेड, बस जिसे हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड मींस अ लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज एज सर्टेन द अमाउंट इज पेबल टू मीट द लायबिलिटी इज डिटरमाइंड। ठीक है जी, वही बात है कि वो सब लायबिलिटीज जो 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद के हैं, तो उन्हीं के बारे में बार बार हमको ये बता रहा है। मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि इसमें क्या आने वाला है। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसमें 3 एग्जांपल है जिससे वो आपसे पूछ सकता है। ग्रेच्युटी, फिर दूसरा प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव, अर्न्ड लीव के लिए पूछ सकता है, और तीसरा होता है प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी। तो मैं आपको तीनों समझा देता हूं कि क्या है। ये वो लंबे समय के प्रोविजन है जिनके अगेंस्ट लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है काफी लंबे समय बाद भी। ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी ऐसा होता है कि कोई भी वर्कर, कोई भी व्यक्ति हमारे यहां पे जॉब करके गया है 5 साल 10 साल, तो जाते हुए ना वो हमसे अपनी ग्रेच्युटी मांगेगा। क्या मांगेगा? ग्रेच्युटी। सर इनकम टैक्स के अंदर बहुत डिटेल में समझा रखा है, अभी मैं आपको बस बता नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं। यदि मेरे यहां कोई वर्कर काम कर रहा है पिछले 3-4 साल से, मुझे लगता है यार ये तो 10-15 साल टिकेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और जब जाएगा तो एक अच्छा, एक हैवी अमाउंट मेरे को इसको किस बात का देना पड़ेगा? ग्रेच्युटी का। तो क्या उस दिन सोचूंगा जिस दिन वो रिटायर होगा, या वो अपनी जॉब सर्विसेज कंप्लीट करके चला जाएगा? नहीं ना। तो मुझे आज से ही सोचना है कि फ्यूचर में मुझे उस व्यक्ति को क्या देनी है? ग्रेच्युटी देनी है। तो हम प्रॉफिट का एक पार्ट अलग से प्रोविजन करते चले जाते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। ये अर्न्ड लीव क्या होती है? आप में से भी किसी के पास डैडी जॉब में हो, तो वो 2 टाइप की सैलरी, 2 टाइप की छुट्टियों की बात करते हैं, पेड और अनपेड। पेड लीव, अनपेड लीव। एक होती है वो छुट्टी जिसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिलने वाले, एक वो छुट्टी जिसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, मतलब आप छुट्टी नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसी लीव होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, जो लीव लेते ही नहीं, लीव लेनी चाहिए थी नहीं लेते, और उसके अगेंस्ट कंपनी हमें लास्ट में एक अमाउंट पे कर देती है कि देखो जी, देखो मैं बड़ी बड़ी छोटी सी बात आपको समझाता हूं। हमारे घर पे हमारे होम सर्वे, मतलब डोमेस्टिक हेल्पर है हमारे, 2 लोग हैं, 3 है, मतलब एक कोचिंग के 2 घर के, तो 3 लोग हैं। आते ही सबसे पहले बात पता क्या करते हैं मम्मी को? आंटी जी 4 छुट्टी करेंगे, हर संडे छुट्टी। मम्मी कह रही है वो संडे को ही तो मेहमान होने आना होता है, संडे को ही सफाई ज्यादा होती है, संडे को ही बर्तन ज्यादा होते हैं, संडे को ही काम ज्यादा होता है। नहीं जी नहीं, हम तो संडे की छुट्टी करेंगे, काम कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। अच्छा जी। मम्मी ने पूछा पैसे कितने? कह रहे 2000। मम्मी कह रही 2400 दूंगी। 2000 है ना, 2400 दूंगी, छुट्टी मत करियो, मतलब 4 हर संडे आने के 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। तो ये क्या है? अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? अर्न लीव। अच्छा, वो महीने में पूरे महीने आई, पूरे महीने आई, मम्मी ने फिर उसको 2000 दिए। कह रही भाभी जी आप, आंटी जी आपने तो कहा था 2400 दूंगी, मैंने देखो छुट्टी भी नहीं करी। हाँ हाँ, तो हम 2400 ही देंगे। ये 400 कब देंगे? जब तो काम छोड़ के जाएगी 2, 4, 5, 10 साल में।
हम लिख रहे हैं तेरे 400 रुपए इस महीने के एक्स्ट्रा, 2-4-5 साल में जब तू जाएगी तो इतने 10-20-50 हजार हो जाएंगे। तो ये हमसे तब एक साथ सारे पैसे ले लियो। कह रही भाभी जी ये भी अच्छी बात रही। तो हमें पता है कि वो कभी छुट्टी नहीं करते। आज हमारे उसको 6 साल हो गए, उन आंटी ने कभी छुट्टी नहीं करी उस 400 रुपए के चक्कर में। आंटी बोल रही थी उस दिन कि मेरे वो 400 के 600 कर दो। मम्मी ने कहा चल ठीक है 600 कर दिए। उस दिन पूछ भी नहीं थी मेरे कितने पैसे हो गए, हमने कहा तेरे 18,000 हो गए। 6 साल से छुट्टी नहीं करी तूने तो तेरा पैसा जुड़ता चला गया। तो आखिरी में क्या करेंगे, जब भी छोड़ के जाएंगी तो जितना भी 25-30 हजार वो अमाउंट हो जाएगा हमको दे देंगे, प्रोविजन फॉर ऑल डील। हम भी एकदम हमको भी देना मुश्किल लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक प्रोविजन बनाते चले जा रहे हैं कि फ्यूचर में जब वो व्यक्ति जाएगा तो हमें उसे अर्न लीव के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे प्रोविजन फॉर वारंटी। हमारे घर में एक सैमसंग का एसी है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, उस सब पे लिखा हुआ है 10 इयर्स वारंटी। मतलब 10 साल में कभी उनका एक पार्ट होता है कंप्रेसर, यदि वो खराब हो जाए तो कंपनी वापस कर देगी, कंपनी ठीक करके देगी, कंपनी रिप्लेस करके देगी, कंपनी रिपेयर करके देगी। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर वारंटी। 9 साल बाद भी आप फोन करोगे ना कंपनी को कि हाँ जी सर हमारा कंप्रेसर खराब हो गया, तो कंपनी आगे क्या करके जाएगी, उसको बदल के जाएगी। प्रोविजन फॉर वारंटी। गॉट इट। चले आगे। आओ जी अब हम आ गए करंट लायबिलिटीज पे। किस पे आ गए, करंट लायबिलिटीज। क्या होती है करंट लायबिलिटी, STOS। STOS, S फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, S फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्या होती है, आओ जी रीड करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वही सब छोटे मोटे उधार जिनको हम 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर चुका देंगे, वो सब क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर बोरिंग ऑन द कंपनी विच आर ड्यू टू पे विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, where the borrowing is short term borrowing determined on the date of borrowing according to the loan is repayment on demand। वो उधार जिनको हम डिमांड करने पे चुका देंगे और विद इन द 12 मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग डेट और साइकिल पीरियड आर क्लासिफाइड इन द शोन एज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। वो सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाई देंगे। इसके एग्जांपल है लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ढप्पा, जब मांगोगे तब दे देंगे। तो कभी भी मांग सकते हैं, 12 महीने के अंदर अंदर ही मांग सकते हैं। जनरली छोटे मोटे उधार होते हैं, 24 घंटे से लेके 365 दिन के होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये भी करंट है। जैसे ही पैसा आएगा तो पहले नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव में जाएगा। आगे लोन फ्रॉम अदर पार्टी, जो हमने छोटी मोटी पार्टियों से एडवांस पकड़ रखे हैं। डिपॉजिट्स नहीं, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, जो हमने पार्टियों से लोन ले रखे हैं छोटे छोटे 12 महीने। और अदर लॉन्ग टर्म, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। गॉट इट। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड पेबल। यार वैसे तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता देता हूं क्या होते हैं। ट्रेड पेबल दो लोग होते हैं, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्या होते हैं, क्रेडिटर्स पर प्लस बिल्स पेबल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है बिल्स पेबल, हेड और सब हेड। हेड क्या है, करंट लायबिलिटी। सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल्स। सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी, मैंने इसके बारे में आगे बता रहा आपको। आगे है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी और कौन सी करंट लायबिलिटीज है बेटा, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ना सबसे ज्यादा फंसाती है। इसी के सारे एग्जांपल रीड करने और लर्न करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, चले चलो चलते हैं। क्या कहता है ये, कहता है अदर करंट लायबिलिटीज। पहला पॉइंट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। वही जो डिबेंचर 9 साल 8 साल तक तो कहां दिखाई देता रहेगा आपको नॉन करंट लायबिलिटी में, पर 9वें साल में आके कहां आ जाएगा, 9वें साल में आके कहां जाएगा, वो कहलाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, वो जो डिबेंचर बॉन्ड पहले कई साल तो कहां पड़ा रहेगा, नॉन करंट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद जब वो मैच्योर होना होगा अगले 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर, तो वो कहां दिखाई देने लग जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। कहां दिखाई देगा, अदर करंट लायबिलिटी में। गॉट इट। आगे चलते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। अब सर ये क्या बला का नाम है,
इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूं, हमने 1 जुलाई को 1 जुलाई को डिबेंचर्स इशू करे। कितने? 12% डिबेंचर्स है 1000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है। अच्छा, 1 जुलाई खत्म कब होंगे? 30 जून को 1 साल खत्म होगा। इंटरेस्ट कब देना है? इंटरेस्ट 1 साल बाद 30 जून को देना है। इस बीच हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ी। बैलेंस शीट कब? 31 मार्च को। हमें क्या बनानी पड़ी बेटा? हमें इस बीच 1 जुलाई से 30 जून के बीच में डेट आएगी, बैलेंस शीट 31 मार्च की। क्या आएगी? बैलेंस शीट आएगी 31 मार्च की। तो 31 मार्च वाली बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? 12% डिबेंचर दिखाई देंगे 1 लाख रुपए के। सर बिल्कुल दिखाई देंगे। अच्छा बताओ, 1 जुलाई से 30 जून में 12 महीने, उस बीच में 31 मार्च आ गई, उस बीच में क्या आ गई बेटा हमारी? इस बीच क्या आ गई? 31 मार्च आ गई। मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ी। अभी ब्याज दिया तो नहीं, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। कितना? 9,000 रुपए। 1 लाख का 12% 12,000 और कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया, पर अभी देना नहीं है। अभी देना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमने बैलेंस शीट बनाई 30 जून को। हाँ, 30 जून को, और हमने अभी तक ब्याज नहीं दिया, तो 12% डिबेंचर दिखाई देंगे 1 लाख रुपए के, और दिखाई देगा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू 12,000 रुपए। कि भाई साहब देने का समय आ गया पर अभी भी नहीं दिया। दैट इज कॉल्ड रियल आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। भाई साहब मैं मानता हूं कि 9 महीने हो गए। वो हंस रहा है, थप्पड़ मारूंगा यहीं से। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए, परंतु अभी तक हमने 9,000 रुपए ब्याज ड्यू तो हो गया, पर अभी देने का वक्त नहीं आया। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। और ये क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू। अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, पर अभी तक दिया नहीं है। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, दे बोथ आर कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो बच्चा पूछ रहा है सर ये 9,000 कैसे आ गया और ये 12,000 कैसे आ गया? नालायक, 1 जुलाई को इशू किए थे, बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च को, यहां तक 9 महीने हो गए। तो 1,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, 1 लाख का 12% 12,000 और 9 महीने के लिए 9,000, और यहां पे आके पूरा 1 साल हो गया, तो यहां पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। समझ रहे हो? बहुत डेप्थ में जाके समझा रहा हूं। मैं सच बताऊं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों इतनी डेप्थ में जाके समझा रहा हूं? कि सर मेरे को दोबारा ना करना पड़े। मैं सच बता रहा हूं कि मेरे पास दोबारा आए ना लेके, सर एक बार आप ही पढ़ा दो, मैं कराने वाला नहीं हूं। ठीक है, मेरी बात सुनो यार, बहुत मेहनत लग रही है। और आप लोग पता है कैसे बोल देते हो? सर सुनने का मन नहीं कर रहा, एक बार आप ही करा दो ना। ठीक है, डांट पड़ेगी। ठीक नहीं, मजाक कर रहा हूं, करा दूंगा। आ जाओगे मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर समझ रहे हो बात को? चले आओ जी, चलते हैं। कोई डाउट यहां तक? तो क्या था? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, और थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। पूरा पढ़ लेना। इसके अंदर मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया? फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया,
थर्ड बता दिया। अब मैं आपके साथ कौन सा डिस्कस करने जा रहा हूं, फोर्थ वन। क्या कहता है फोर्थ, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, हम 11th क्लास में बच्चों से अगली फीस ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। पढ़ लेना। पांचवा, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में पास हो चुका है, प्रपोज हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, पर अभी डिक्लेयर होने के बाद भी हमने पे नहीं करा। फिर आगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंडेड, जो ड्यू हो गया रिफंड के लिए पर अभी तक रिफंड नहीं किया। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई थी वो हमने अभी तक वापस नहीं करी और उस पर ब्याज देना है वो भी अभी तक नहीं दिया। आगे अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स। आगे अनपेड मैच्योर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट, जो अभी तक डिवेंचर मैच्योर हो गए हैं, ये देखो डिवेंचर मैच्योर हो गए हैं। मान लो ये 30 जून को जब बैलेंस शीट बनाई तो डिवेंचर मैच्योर हो गए पर अभी तक पे नहीं करे ना, उनका ब्याज दिया। नेक्स्ट आगे कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट आगे कॉल्स इन एडवांस। हाँ याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉल्स इन एडवांस का हेड और सब हेड क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे चकमा खाते हैं। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स कहां आता है, याद करो, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के नीचे सबसे वहां नीचे आता है, माइनस करते हैं कॉल इन अरियर को, पर कॉल्स इन एडवांस कहां आता है, कम ऑन, कॉल्स इन एडवांस कहां आता है जल्दी बताओ, करंट लायबिलिटी में, ओ फॉर अदर नॉन अदर करंट लायबिलिटीज में कहां आता है बेटा, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, कॉल्स इन एडवांस। अगले 10th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो 10th पॉइंट, अदर पेबल्स। अदर पेबल्स बेटे, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अदर का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अदर पेबल्स जैसे कि इसने बता रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड पेबल, सॉरी हाँ प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, और फिर बड़ा अच्छा एग्जांपल है आउटपुट जीएसटी। चाहे वो कोई भी जीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, एसजीएसटी। मैं आपको बता दूं आउटपुट क्या होता है, शायद आपने 11th क्लास में पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आउटपुट होता है जब हम सेल करते हैं ना तो कस्टमर से जीएसटी का पैसा लेते हैं, अपने लिए नहीं सरकार को देने के लिए, कस्टम, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम किसी को अपना सामान या अपनी सेवाएं देते हैं तो उससे हम अपने सामान के पैसे प्लस जीएसटी के पैसे उससे लेते हैं, जीएसटी के पैसे हम उससे ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने लिए नहीं लेते, वो पैसा हमें आगे सरकार को जमा कराना होता है, और जब तक आप जमा नहीं कराते तो वो पैसा आपका, आपकी लायबिलिटी कहलाता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। कह रहा है सर जीएसटी भी करा दो, बेटे 11th में आ जाओ, जीएसटी भी करा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लास्ट क्या है जी, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लास्ट क्या आ गया जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लास्ट पे आ गए बिल्कुल बम। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड फॉर मीट अ फ्यूचर लायबिलिटी। वही बात दोबारा से, प्रोविजन वो अमाउंट है जो हमने संभाल के रखा है फ्यूचर में किसी लायबिलिटी के लिए, अमाउंट ऑन विच इज नॉट डिटरमाइंड। अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते बट एस्टिमेट किया जा सकता है। प्रोविजन लाइकली कैन बी ऑफ द लॉन्ग टर्म, नॉन करंट में प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी थे नॉन करंट लायबिलिटी में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है करंट लायबिलिटीज में। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजन फॉर लायबिलिटी विच आर टू बी लाइकली टू बी विद इन द 12 months और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो है जिनके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज हो सकती है 12 महीने के अंदर अंदर और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर। बिल्कुल सही बात है जी। एग्जांपल याद रखना, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इंप्लॉई को बेनिफिट देने के लिए प्रोविजन बनाते हैं जो हमें अगले 12 महीने के अंदर उन्हें पे नहीं करने होते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं इस साल की कमाई पे,
अगले साल के अंदर अंदर ही, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और बाकी बचे हुए छोटे मोटे प्रोविजंस हैं। तो आप प्लीज इन सब वर्ड्स को, इन सब टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से दैट रखें, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए इन सब चीजों में। तो बार बार आप इन्हें रिकॉल करते रहे, सो दैट कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अभी हमने सिर्फ क्या खत्म किया है, सिर्फ लायबिलिटी साइड खत्म करी है। देखो बेटा, लगभग हमें 2.5-3 घंटे हो गए काम करते हुए। मैं सारे लेक्चर्स को ऐड कर दूं तो पिछले 3 लेक्चर्स को, और अभी तक सिर्फ हमने लायबिलिटी साइड खत्म करी है। नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, एसेट्स। नेक्स्ट क्लास से क्या खत्म करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, एसेट्स। लगभग 2 से 3 क्लास एसेट्स में लगेंगी, तब जाके हमारा चैप्टर आधा खत्म होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो 10-12 लेक्चर आप मान के चलो कि इसमें लगेंगे ही लगेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि ये चैप्टर गया ना तो चैप्टर नंबर 3 भी गया, 4 भी गया। तो इस बात को याद रखना बेटा। ठीक है, ध्यान से, पूरा फोकस से, पूरी कंसंट्रेशन से कवर अप करो, और मैं भी चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फाइनली बाय बाय।